मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, आर वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट। हमारे खुद के वैल्यूज, हम हमारे लिए क्या रूल सेट करते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सुपर इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी होगा जब हम लोग खुद के लिए रूल सेट करेंगे। तो अगर रूल सेट नहीं करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करने नहीं आता, कभी भी कोई भी बकवास बिहेवियर करना चालू कर दिया, तो क्या होगा? हम जो चाहते हैं कि हम लोग दोस्त लोग साथ में रहे, वो नहीं होगा। फिर हम लोग दोस्त लोग से दूर हो जाएंगे, जिसके साथ काम करना चाहते हैं उसके साथ काम नहीं कर सकते। हाँ, जो पर्क्स हमको मिलता है, पर्क मतलब जो फायदा फैसिलिटी हमको मिलता है, वो फैसिलिटी हमसे एक सेकंड में छीन लिया जाएगा। तो इसके लिए मॉरल्स और एथिक्स के लिए हमको जाना चाहिए। मॉरल्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने खुद के लिए जो रूल बनाते हैं वो, our values are important. The decisions we make are reflection of our values and belief, and they are always directed to a specific purpose. हम जो भी डिसीजन लेते हैं, छोटे से छोटे काम के लिए या बड़े से बड़े काम के लिए, उससे समझ में आता है कि अपने लाइफ में हमारा पर्पस क्या है। क्या हम लोग टाइम पास करना चाहते हैं या हम लोग सीरियस है? बरोबर। तो मालूम पड़ जाता है। जैसे वो आपने शेर आया कुछ तो ऐसा कहानी सुना रहेगा कि वो एक भेड़िया आया। कौन रहता है वो? एक लड़का रहता है, वो भेड़ चलाते रहता है, वो बोलता है भेड़िया आया। तो गांव वाले उसको बचाने के लिए आते हैं, 2-3 बार बचाने के लिए आते हैं, तो मालूम पड़ता है कैसा लगा मेरा मजा। ऐसा 3-4 बार बोलता है वो। फिर बाद में चौथी बार जब सच में भेड़िया आता है, तो पब्लिक कोई आती नहीं, उसको लगता है कि मजाक कर रहा है, भेड़िया उसको काट के खा जाता है। अच्छा, भेड़िया तो नुकसान तो हो गया। तो ऐसे ही सेम अगर हम लोग भी अपने लिए रूल नहीं बनाएंगे, तो आने वाले टाइम में अपना नुकसान फिक्स है। Social values form an important part of the culture of the society. They provide general guidelines for social conduct. Values such as fundamental rights, patriotism, respect for human dignity, rationality, sacrifice, equality, democracy, etc. influence our behavior in many ways. ये तो हो गया मॉरल्स। अभी सोशल वैल्यू क्या है? समाज में जो वैल्यू हमको बचपन से सिखाया जाता है, जिसके बेस पे हमारा बिहेवियर बनता है, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमको फंडामेंटल राइट्स सिखाए जाते हैं बचपन में, सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहेगा। फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, हिंदी मीडियम वाले लोग ने पढ़ा रहेगा। तो ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स अपने को काय के लिए मिला है? ताकि हम लोग का बेसिक डिग्निटी रहे। दूसरा चीज, हमको पेट्रियोटिज्म सिखाया जाता है कि अपने देश से प्यार करना चाहिए, देशभक्ति सिखाया जाता है। फिर हम लोग को ह्यूमन डिग्निटी, इंसान को इंसान जैसा देखना चाहिए, जानवर जैसा नहीं देखना चाहिए, वो सिखाया जाता है। फिर रैशनैलिटी सिखाया जाता है कि कभी भी दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो। रिएक्शन नहीं देने का, रिस्पॉन्स देने का, वो सिखाया जाता है। सैक्रिफाइस सिखाया जाता है कि हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। इक्वालिटी सिखाया जाता है कि अगर हम लोग मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो सबको मौका देना चाहिए। फिर एक्विटी भी सिखाया जाता है। एक्विटी मतलब क्या? जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही रिजल्ट मिलता है। बरोबर। क्योंकि मौका सबको मिलता है। मतलब क्या? मान लो रेस चल रहा है, रेस में भागने का मौका तो सबको मिलता है, उसको इक्वालिटी बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट को एक ही आता है, सेकंड को एक ही आता है, थर्ड को एक ही आता है। कभी कभी फर्स्ट 2-3 लोग आ जाते हैं, लेकिन वो जो डिजर्विंग रहते हैं उनको ही प्राइज मिलता है, उनको ही रिवॉर्ड मिलता है। इसको बोलते हैं एक्विटी। ये एक्विटी भी हमको सिखाया जाता है, इससे भी हमारा बिहेवियर बनता है। जिन लोगों को एक्विटी नहीं समझता, वो लोग रोते रहते हैं कि देखो देखो, वो लोग के साथ में, वो लोग को साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, मेरे साथ अलग बिहेवियर करते हैं। वो लोग आपके फेवरेट है, ये लोग मेरे फेवरेट नहीं है। तो ये क्या है? आपको बस इक्वालिटी पता है, आपको एक्विटी नहीं पता है। तो अगर आप एक्विटी समझोगे तो डिजर्विंग के हिसाब से सोचोगे, जिसका जो डिजर्विंग है, जो जिसके लायक है, उसको वो चीज मिलता है, और जिसके जो लायक नहीं है उसको वो चीज नहीं मिलता है। वो रूल है। अगर आप उसको चाहो या ना चाहो, आपके इमोशनल रिस्पॉन्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिजनेस वाले लोग के लिए भी ये चीज लागू होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आप सच में समाज का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। नहीं तो आप बोलते जाओ कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई खरीदेगा क्या? नहीं। डेमोक्रेसी, ये भी हमको सिखाया गया है। तो ये सब मॉरल वैल्यूज है। Moral values are based on perceptions of right and wrong, whereas social values may also indicate ideas about things like being socially acceptable. तो मॉरल वैल्यूज में क्या आता है? हम हमारे लिए रूल बनाते हैं, क्या चीज सही है क्या गलत है। लेकिन सोशल वैल्यू थोड़ा अलग है। सोशल वैल्यू मतलब क्या? समाज में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, मान लो कि आप लोग एक टीम हो और आपको टीम का लीडर चाहिए। तो दो टाइप का बिहेवियर हो सकता है टीम का। पहला बिहेवियर कैसा हो सकता है कि वो टीम बोलेगी भले हमारा लीडर थोड़ा सा खड़ूस रहेगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग को काम करवाना चाहिए, हम लोग को डिसिप्लिन में रखना उसको आना चाहिए। तो आप खड़ूस वाला अगर
लीडर भी आएगा तो आप खुश रहोगे, बोलोगे चलेगा भले ही खड़ूस है लेकिन काम तो करवा के लेते हैं। दूसरे टाइप का बिहेवियर क्या हो सकता है, हमको ऐसा वाला लीडर चाहिए जो हमको बिगड़ने के लिए हेल्प करे और हम लोग गलती करें तो हमारी गलती को छुपाए। क्या बोला समझ में? तो अगर आप ये चाहते हो कि हमारी गलती को छुपाए, तो अगर खड़ूस वाला और आपको सुधारने वाला लीडर आएगा तो सब लोग बोलेंगे ये लीडर हमको नहीं चाहिए, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मॉरल वाइज तो वो ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन क्या बोलोगे, नहीं नहीं ये लीडर हमको नहीं चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, बरोबर। तो वापस वो एग्जांपल जो अभी शिवानी ने पूछा था, प्लास्टिक काहे के लिए बनाते हैं, तो क्या है, क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल है, वो सोशल वैल्यू के हिसाब से सही है, मॉरल वैल्यू के हिसाब से सही नहीं है क्योंकि एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सोशल वैल्यू के हिसाब से अच्छा है, इसके लिए प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल होता है, बरोबर। तो इसके लिए मॉरल वैल्यू और सोशल वैल्यू में फर्क समझना जरूरी है। Okay, social values are often based on tradition, ego, honesty, integrity, fairness, hard work, cooperation, forgiveness, never hurt anyone, attitude, etc. तो सोशल वैल्यू जब बनता है तो अलग अलग चीज के ऊपर बनता है। पहला तो सोशल वैल्यू कैसे बनता है कि अगर सब लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ट्रेडिशन। क्या बोलते हैं कि ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, वो सुना रहेगा ना डायलॉग, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है तो आप भी वही करो। तो सोशल वैल्यू ऐसा बन गया, तो अभी जो बाहर का इंसान आया रहेगा जिसको वो बिहेवियर पता नहीं रहेगा वो भी वैसा करने लगेगा, तो उसने क्या किया, सोशल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, ट्रेडिशन को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा ऑनेस्टी, जहां पे सोसाइटी में लोग बोलेंगे आप ईमानदारी, मतलब क्या, वो लोग मौका देंगे आपको, आप गलत काम करो लेकिन वो लोग चेक कर रहे होते कि आप कितने ऑनेस्ट हो कि नहीं, तो वहां पे आपको ऑनेस्टी दिखाना है, वो आपको समझना पड़ेगा, वो भी सोशल वैल्यू का एक पार्ट है। नेक्स्ट इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब क्या, जो आप बोल रहे हो वो कर रहे हो कि नहीं, उसको बोलते हैं इंटेग्रिटी, मतलब आपके शब्द, वर्ड्स और एक्शन मैच हो रहे हैं कि नहीं, बराबर कि नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आप पढ़ाओ 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 हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही पढ़ाना चालू करते हैं वो लोग का पंचायत चालू हो जाता है, तो इंटेग्रिटी है क्या, नहीं। कस्टमर लोग भी ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे बोलते हैं ये प्रोडक्ट बनाओ 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 हम लोग खरीदेंगे, लेकिन जब बना लेते हैं तो मालूम पड़ता है कोई खरीद ही नहीं रहा है, मतलब वो लोग में इंटेग्रिटी है क्या, नहीं। तो आप जब बिजनेस करोगे तो आप समझ के चलो कि आपकी ऑडियंस, आपके कस्टमर लोग इंटेग्रिटी नहीं है, उस हिसाब से काम करो। उल्टा अगर होता है कि अगर इंटेग्रिटी है तो उसके हिसाब से काम करो। तो ये सब वैल्यूज, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, हार्डवर्क, कोऑपरेशन, फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करने आता है कि नहीं, इस सब चीजों के बेस पे क्या बनता है, सोशल वैल्यूज बनते हैं। ये सब समझना जरूरी है। बिहेवियर वाइज अगर आप अपने कस्टमर्स को, अपने एरिया को समझते नहीं हो तो आप बिजनेस में फेल हो सकते हो। इसके लिए ये टॉपिक इधर बताया है, बराबर। आप पूछोगे अरे ये बिजनेस में ये सब कहाँ से आया, क्यों जरूरी है, क्योंकि बिजनेस पूरा बिहेवियर का गेम है। अगर आप लोगों के माइंड को कैप्चर नहीं कर सकते तो आप उनको, उनके जेब से पैसा भी नहीं निकाल सकते, आप उनके प्रोडक्ट को सॉल्व भी नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं। आपके हिसाब से आप बोलोगे देखो देखो आपके समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोग मानेंगे नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको प्रोडक्ट बेच सकते हो क्या, नहीं। दैट इज वाई इसके लिए समझना जरूरी है। देयर शुड बी एथिक्स बिहाइंड ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। द रूल्स आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी regarding what type of activities business should do and what it should not do. They are known as business ethics. Honesty, transparency, fairness, integrity, etc. can create goodwill. It gives economical gain in the long run. तो अगर आपका बिजनेस एथिकल है, अगर आप ऑनेस्टी के साथ में काम करते हो, ईमानदारी के साथ में, तो लॉन्ग टर्म में आज से 5-10 साल बाद आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर उल्टा करते हो, बेईमानी करते हो, तो अभी आप पैसा कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ये बिजनेस चोर है, ये लोग हमारा पैसा ले लेते हैं और ये लोग हमको लूट रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो वो लोग सीधा सीधा विड्रॉ कर लेंगे, लोग बोलेंगे इसके पास से कुछ भी खरीदने का नहीं। समझ में आया? तो इसके लिए सोसाइटी डायरेक्ट नहीं बताते, वो लोग के बिहेवियर में आपको दिखेगा कि क्या क्या चीज करना चाहिए क्या नहीं। तो जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से बिजनेस एथिक्स में और सोशल वैल्यूज में क्या क्या होता है वो देखते चलो। बुक में दिया देखो, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें डोंट्स में कितना है 5 और डूज में कितना है 6। तो पहला डोंट्स देखते हैं, देखो नंबर 5, डोंट्स नंबर 5, डू नॉट क्रिएट सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट। जैसा आपने बोला है उसी तरीके से प्रॉफिट कमाओ, सीक्रेटली कोई प्रॉफिट कमाने का नहीं। दूसरा, डू नॉट रिजॉर्ट टू होर्डिंग्स और ब्लैक मार्केटिंग। कभी भी कोई भी बिजनेस को होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग में फंसना नहीं चाहिए। होर्डिंग मतलब क्या, आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है लेकिन आप फिर भी जानबूझ के बोल रहे हो प्रोडक्ट नहीं है, क्यों, बस प्राइस बढ़ाने के लिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए डोंट्स में।
नंबर 4, सॉरी नंबर 3, डू नॉट क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली कभी भी क्रिएट करने का नहीं। ऐसा सिचुएशन मत क्रिएट कर दो कि मार्केट में आप ही अकेले सिंगल सेलर हो, कोई कंपटीशन ही नहीं। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कभी भी बिजनेस करने का मजा भी नहीं आएगा, प्लस वो कस्टमर लोग के साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लोग के पास एक ही ऑप्शन है। अब आप अच्छा क्वालिटी दोगे तो भी वो लोगों को खरीदना पड़ेगा, बकवास क्वालिटी दोगे तो भी खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए मोनोपोली कभी भी क्रिएट करने का नहीं। नंबर 2, डोंट्स नंबर 2, डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर्स। कस्टमर लोग के साथ में चीटिंग करने का नहीं। तो आज नहीं तो कल कस्टमर लोग को जब पता चलेगा तो वो लोग आपका बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। नंबर 1, डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कॉम्पिटिशन। अगर कॉम्पिटिशन हेल्दी है, अगर कॉम्पिटिशन आपके साथ में कुछ गलत नहीं कर रहा है, तो कॉम्पिटिशन को बर्बाद करने का नहीं, कॉम्पिटिशन चलने दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जब प्रोडक्ट नहीं होगा तो हमारा कॉम्पिटिटर के पास जाके वो लोग संभाल लेंगे, नहीं तो अगर प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो कस्टमर लोग का डिमांड ही खत्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, बरोबर कि नहीं। तो वो भी ध्यान से समझ के चलना चाहिए। डूज, अब क्या करना चाहिए, बिजनेस को क्या क्या करना चाहिए, डूज, इसका 6 पॉइंट है। नंबर 6, यूज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सोसाइटी। आप जो काम करोगे उससे प्रॉफिट तो मिलेगा, उस प्रॉफिट में से छोटा सा हिस्सा सोसाइटी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर दो कि यही सोसाइटी की वजह से मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है, ये लो मैंने एक कॉज कर दिया। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन लोग रहते हैं, वो लोग रेलवे स्टेशन पे बैठने के लिए सीट्स लगाते हैं, अलग अलग सीट देखोगे तो उसमें लिखा होता है डोनेटेड बाय ये कंपनी, बरोबर कि नहीं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि हमारे हमको प्रॉफिट हुआ है तो आपके लिए दे रहे हैं कि आप लोग बैठो आराम से, ट्रेन आने वाली रहेगी तो आप लोगों को बैठने के लिए बेसिक वो चीज मिलेगा, ठीक है, ये करना चाहिए। नंबर 5, गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर द बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर लोग के साथ में रिस्पेक्ट के साथ में बात करना चाहिए, और उनका जो बेसिक अधिकार है, कंप्लेंट करने का अधिकार, फीडबैक का अधिकार, ये सब छोटा छोटा अधिकार उनका एक्नॉलेज करना चाहिए। ऐसा मत बोलो हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपका लाइफ हम बेटर बना रहे हैं, हमारे सामने आवाज करने का नहीं, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, उनके राइट्स को ऑनर करना चाहिए। नंबर 3, नहीं नंबर 4, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स एट रीजनेबल प्राइसेस। रीजनेबल प्राइस रखिए और क्वालिटी को भी ढंग का रखिए। ऐसा नहीं कि प्राइस कम करके अपने क्वालिटी भी बकवास रख दिया, और चाइना का प्रोडक्ट आता है जो कि प्राइस तो बहुत कम रहता है लेकिन क्वालिटी भी बकवास रहता है, वैसा प्रोडक्ट आप मत बनाओ। क्वालिटी भी अच्छा रखो और प्राइस भी थोड़ा रीजनेबल रखो, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो वैसा काम करो। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, नंबर 3, एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी या फिर वो ऑनलाइन ऑर्डर कोई कर रहा है या आप ऐसे ही होम डिलीवरी कर रहे हो, तो आप याद रखो आपका प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। मतलब क्या, उससे कस्टमर का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आपके प्रोडक्ट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नंबर 2, पे फेयर वेजेस, पे फेयर अलाउंसेस, पे फेयर अदर मॉनिटरी इंसेंटिव टू वर्कर। आपके जो वर्कर लोग हैं यही लोग आगे जाके आपके या तो दूसरे किसी बिजनेस के कंज्यूमर्स बनने वाले हैं, तो ये कंज्यूमर लोग के लिए आप जो पैसा दोगे, सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, ये सब आपको फेयर देना चाहिए। ऐसा नहीं काम बहुत ज्यादा करवा ले रहे हो पैसा नहीं दे रहे हो, तो वो भी काम आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पे टैक्सेस एंड अदर चार्जेस रेगुलरली। जो टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट को भरना है वो भी टाइम टू टाइम भरने का, फीस रहता है वो भी टाइम टू टाइम भरने का, अगर कोई पेनल्टी गवर्नमेंट ने लगाया वो भी टाइम टू टाइम भरने का। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा। अभी 2 पॉइंट्स और है जो हमको ध्यान में रखना है सोशल वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो है क्या चीज अवॉइड करना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना चाहिए, और क्या चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो 3 चीजें अवॉइड करना चाहिए, 3 चीजें एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले क्या अवॉइड करना चाहिए वो देखते हैं। तीसरा चीज जो अवॉइड करना चाहिए वो है अग्रीमेंट विथ फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एक्सेट्रा। कभी भी प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए आसपास के बिजनेसमैन लोग के साथ में अग्रीमेंट करने का नहीं, मार्केट के फोर्सेस के हिसाब से जो प्राइस है उसको ही फॉलो करने का। मार्केट में कितना फोर्स है, 2, नंबर 1 डिमांड, नंबर 2 सप्लाई। डिमांड और सप्लाई ये 2 फोर्स के बेस पे ही प्राइस सेट होता है, और उसी प्राइस को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलो चलो चलो मार्केट में अपन 5 सेलर है, 5 सेलर मिलते हैं और अपन प्राइस बढ़ा देते हैं, जब सब लोग महंगे में बेचेंगे तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, उनके साथ गलत कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो।
तो ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या अवॉइड करना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर जो है, आपके पास एक पावर है, आप बिजनेसमैन हो तो आप लोगों को जॉब्स दे रहे हो, आप मार्केट में प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो, तो आपके पास पावर है। उस पावर को कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड रखना नहीं चाहिए। मतलब क्या, एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होना चाहिए, सबके पास पावर डिवाइडेड होना चाहिए। कि पूरा पावर डिवाइडेड है, अगर एक आदमी ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया तो दूसरा है उसको रोकने के लिए। जैसे हमारे देश का जो सेटअप है देश को चलाने का, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, वो 3 टायर सेटअप है। उसमें 3 सेटअप है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाने का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कानून इंप्लीमेंट करने का। और जुडिशियरी का काम क्या है? चेक करने का कि जो कानून इंप्लीमेंट किया है वो ढंग का है कि नहीं। बरोबर। जैसे अभी वो हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी के बाजू में फॉरेस्ट कट हो रहा था, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग ने प्रोटेस्ट किया, बोला नहीं नहीं आप हमारे पेड़ को काटो मत, ये जंगल को काटो मत। वो बहुत एक लंबा चौड़ा प्रॉब्लम हुआ। वो लोग ने पार्लियामेंट में बिल पास किया, पार्लियामेंट में सब लोग ने हाँ बोल दिया। आखिरकार में सुप्रीम कोर्ट ने जब मना किया, उन्होंने बोला कि अब से एक भी पेड़ कटेगा नहीं, जितना पेड़ आपने काटा है सब पेड़ वापस लगाओ। किसने काम किया? जुडिशरी। ताकि ये लोग अगर कुछ ये लोग से गलती हो जाए तो दूसरा डिपार्टमेंट है। इससे क्या हुआ? कंसंट्रेशन नहीं हुआ, पावर को डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे ही बिजनेस वाले लोग को भी करना चाहिए, पावर को कभी भी एक हाथ में रखने का नहीं, डिवाइड करके रखने का। फिर उसके बाद अवॉइड अनफेयर कंपटीशन। सबसे जरूरी, अनफेयर कंपटीशन को अवॉइड करो। कभी भी कंपटीशन से जबरदस्ती किसी को भी बाहर भेजने का नहीं। अब क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, वो 3 पॉइंट। नंबर 3, मेक योर बिजनेस जस्ट, फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनेमिक। आपके बिजनेस को जस्ट बनाओ, मतलब सबके साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ गलत होना नहीं चाहिए। आपके एम्प्लॉयज के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, आपके कस्टमर्स के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, आपके इन्वेस्टर लोग के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, आपके गवर्नमेंट के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, किसके साथ भी गलत होना नहीं चाहिए। आप खुद के साथ, मतलब बिजनेसमैन के साथ भी गलत होना नहीं चाहिए, वो लोग को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। दूसरा चीज, आप फेयर बनाओ, सब लोग के साथ सब कुछ रखो। ह्यूमन मतलब इंसानियत रखो। एफिशिएंट रखो अपने बिजनेस को, मतलब क्या, टाइम वेस्ट करने का नहीं, पैसा वेस्ट करने का नहीं, एनर्जी वेस्ट करने का नहीं, और रिसोर्सेस पैसा वगैरह वेस्ट करने का नहीं। और आपका बिजनेस डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक मतलब क्या? रेडी टू चेंज। डायनेमिक का मतलब क्या? रेडी टू चेंज। मार्केट में कोई भी चेंज आया, आपके बिजनेस को फटाक से अडेप्ट करना है। वो लोग ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं हम तो नोकिया बनेंगे। क्या बनेंगे? नोकिया। नोकिया ने यही गलती किया था, जब मार्केट में एंड्रॉइड करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, नोकिया ने बोला हम एंड्रॉइड को नहीं स्विच करेंगे, हम अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे, हम विंडोज फोन लाएंगे। बाकी सब कंपनी ने एंड्रॉइड को लिया, और आज सब लोग 99% लोग कौन सा फोन यूज करते हैं? एंड्रॉइड। 1% लोग जो है वो एप्पल का iOS यूज करते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो नोकिया का वो डब्बा वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो नोकिया जैसा कभी भी नहीं बनने का। हमेशा डायनेमिक रहो। डायनेमिक मतलब क्या? रेडी टू चेंज। हमेशा बदलाव के लिए रेडी रहो। मार्केट में जैसा जैसा चेंजेस आ रहा है, आपके बिजनेस को भी वैसा चेंज करो। नेक्स्ट, एक्सेप्ट करने के लिए अपने को क्या है? दूसरा, ट्रूथ इन बिजनेस दैट कस्टमर इज किंग। आप ये बात को जितना जल्दी हो सके मान लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। कस्टमर इज किंग ऑफ बिजनेस। सबसे मेन कौन है? कस्टमर। हमको किसके हिसाब से चलना है? कस्टमर के हिसाब से। वो लोग जैसा डिमांड करेंगे हमको वैसा सप्लाई करना है। वो लोग जैसा डिमांड करेंगे उसके हिसाब से प्राइस सेट होगा, उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, सब कुछ कस्टमर के हिसाब से। और सबसे जरूरी और नंबर 1 चीज टू एक्सेप्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। आप वो प्रिंसिपल को मान लो कि हमको पहले सर्विस देना है, अच्छा प्रोडक्ट निकालना है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचने का। जैसे ये जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी टेक जायंट्स, आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज जो दुनिया के नंबर 1 पे पहुंचे हैं, वो लोग ने पहले सर्विस को आगे रखा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 1 भी रुपए लेते हैं आपसे डाउनलोड करने के लिए, 1 भी रुपए लेते हैं आपसे। सर्विस फर्स्ट। वो लोग ने पहले क्या किया? सब कस्टमर बेस बनाया कि सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आईडी बनाओ, सब लोग रील शेयर करो, सब लोग मैसेज भेजो। बाद में एडवर्टाइजर लोग वो लोग के पास आए, वो लोग से वो लोग ने पैसा लिया, प्रॉफिट नेक्स्ट, सर्विस फर्स्ट। तब जाके आज पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है अमेजोन वाला। अमेजोन वाले ने क्या बोला? पहले सर्विस फर्स्ट। मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा
जहां पे सब लोग बुक खरीदेंगे, बुक बेचेंगे, क्योंकि अमेजोन पहले कौन सा कंपनी था, सिर्फ बुक बेचने वाला कंपनी। बाद में उधर पे बहुत सारे प्रोडक्ट आए। आज के टाइम पे जो अमेजोन हम लोग देखते हैं, वो ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको 1 भी रुपया लगता है नहीं। वो ऐप पे उल्टा आप जब शॉपिंग करते हो तो आपको डिस्काउंट ही मिलता है। तो अमेजोन पैसा कैसे कमाता है? 2 सर्विस से। सेलर लोग से वो कमीशन खाता है, एडवर्टाइजमेंट से पैसा खाता है, प्लस अमेजोन साइड से अपना एक और बिजनेस चलाता है, इसको बोलता है AWS। कौन सा? AWS। AWS का फुल फॉर्म क्या है? अमेजोन वेब सर्विसेज। अगर आप एक सेलर हो और अपना खुद का वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट पे वीडियो फोटो ये सब अपलोड करोगे ना, उसके लिए स्टोरेज कहां से मिलेगा? अमेजोन देगा। उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्या बोलते हैं? क्लाउड स्टोरेज। जैसे हम लोग जीमेल आईडी बनाते हैं तो 15 GB पॉकेट में मिलता है। उसके बाद अगर आप अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने रखा है और आप बोलते हो, अभी तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि 15 GB भर गया, नया ईमेल आईडी बना लो। लेकिन अगर आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी आपने सबको दिया हुआ है और आपका 15 GB भर गया, तो गूगल क्या बोलता है, टेंशन मत लो, हम लोग 128 GB आपको देंगे। नहीं सॉरी, हम लोग आपको 1 TB देंगे, मतलब 1024 GB आपको देंगे, लेकिन महीने में हमको थोड़ा पैसा दे दो। महीने का 128 रुपया दे दीजिए और हम लोग आपको 1 TB स्टोरेज दे देंगे। कैसे कमाया? क्रॉस सेलिंग। गूगल पे आप सर्च करते हो, पैसा लेता है? नहीं। सर्विस फर्स्ट। एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाता है, क्लाउड स्टोरेज से पैसा कमाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये बात को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए हर एक बिजनेस को। सर्विस फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट। पहले सर्विस दीजिए, प्रॉफिट बाद में आएगा। बरोबर? बंद करो।